हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे ताप के जो बेसिक प्रकार हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रकार हैं। वैसे तो देखो ताप अलग अलग प्रकार के हैं, सामान्य ताप है, मानक ताप है, अलग अलग कंडीशंस हैं, परम ताप है, परम शून्य ताप है, क्रांतिक ताप है, त्रिक बिंदु हैं। इनमें से अपने जो इम्पोर्टेंट है, जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही रहता है, उनको अपने थोड़ा सा डीप क्लियर करते हैं, ताकि उनसे जुड़े क्वेश्चन जो पिछले रीट एग्जाम में भी आया है आप अच्छी तरह से उनको सोल्व कर पाएं। तो इसमें सबसे पहले अपने जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो कौन सा है? परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। देखो दोस्तों, ये है क्या चीज? परम शून्य ताप अपने किसे कहते हैं? तो देखो दोस्तों, वह ताप जिस पर किसी गैस का दाब व आयतन शून्य हो जाए। पहली परिभाषा तो ये है, देखो, वह ताप जिस पर किसी गैस का दाब ले लें या आयतन ले लें, दोनों ही क्या हो जाएं? जीरो हो जाए, उस ताप को क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। दूसरी परिभाषा, वह ताप जिस पर किसी भी पदार्थ से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा न निकाली जा सकती हो। यानी वह ताप जिस पर पदार्थ से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा न निकाली जा सकती हो, उस ताप को भी अपने क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। तीसरा, वह ताप जिस पर पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाए, पदार्थ के अणुओं की गति क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उस ताप को भी अपने क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। तो देखो दोस्तों, इनमें से देखो दोस्तों, एक चीज और बताता हूं आपको। पिछले रीट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है वो ऐसा है कि या तो वो लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, या रीट कोई जरूरी नहीं है, जितने भी जनरल साइंस से रिलेटेड एग्जाम है, पटवार का है, रेलवे से रिलेटेड है, जो भी एग्जाम है, उनमें या तो लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर डेफिनेशन पूछी जा रही है। वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। देखो दोस्तों, पहली चीज, वह ताप जिस पर किसी गैस का दाब और आयतन क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उस ताप को भी अपने क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। वह ताप जिस पर किसी पदार्थ से ऊष्मा के रूप में क्या निकाली न जा सके, ऊर्जा न निकाली जा सके, उस ताप को भी क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। वह ताप जिस पर पदार्थ के अणुओं की गति भी क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उस ताप को अपने क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। देखो दोस्तों, एक चीज और बताता हूं, यहां एक बेसिक कंसेप्ट आया है। ये जो सेकंड डेफिनेशन है, ये ऊष्मागतिकी के तीसरे नियम को प्रदर्शित कर रही है, ध्यान रखना। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। वैसे देखो, आपने पढ़ा होगा ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम, साइंस वाले बच्चों ने पढ़ रखा होगा भी परम शून्य ताप पर किसी भी पदार्थ की एंट्रोपी क्या होती है? शून्य। यानी परम शून्य ताप को परिभाषित ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कर रहा है? तीसरा नियम कर रहा है, ये ध्यान रखना। और इस ताप पर किसी भी पदार्थ की एंट्रोपी क्या होती है? शून्य होती है। एंट्रोपी क्या होती है? शून्य। और एंट्रोपी है क्या? पदार्थ की अव्यवस्था का माप। पदार्थ की अव्यवस्था का माप, पदार्थ कितना ज्यादा अव्यवस्थित है। जैसे देखो, एक बच्चे के पास 2 खिलौने हैं, जोड़ने वाले 2 खिलौने हैं, जिन बच्चे जोड़कर घर बनाते हैं, जो खेलते हैं, जो भी समझ लो आप। एक बच्चे ने ए और बी, इन दोनों कंडीशन में, एक में तो उसने खिलौने को इस तरह से जोड़ दिया और एक में उसने खिलौने को इस तरह से जोड़ा। अब आप देखो भी किस फॉर्मेट में ज्यादा अव्यवस्था है।
ए में या बी में? देखो बी तो क्या है, व्यवस्थित है, ए बी 1 2 x y। इसमें क्या है, आगे पीछे कर रखा है, यानी इसमें अव्यवस्था कम है ज्यादा, इसमें अव्यवस्था ज्यादा है, इसका मतलब इसकी एंट्रोपी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये ऊष्मागतिकी का एक टॉपिक है, उसको अपने बाद में कवर करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, परम शून्य ताप पर किसी पदार्थ की एंट्रोपी क्या होती है, शून्य। और परम शून्य ताप को परिभाषित करने वाला नियम कौन सा है, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। और मैं आपको एक चीज पहले बता चुका हूं भी, ताप को परिभाषित करने वाला नियम कौन सा है, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम ताप की परिभाषा देता है। आई होप दोस्तों आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं भी परम शून्य ताप है कितना, परम शून्य ताप का मान कितना है। देखो दोस्तों, अगर केल्विन में बात की जाए तो 0 केल्विन, अगर अपने केल्विन में बात करें तो इसे कितना लेंगे, 0 केल्विन। अगर अपने सेल्सियस में बात करें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस लेंगे। सेल्सियस में कितना होगा ये, -273.15 डिग्री। आप चेंज कर सकते हो, मैंने सिखाया है आपको। अगर आप फारेनहाइट में यूज करोगे तो 459.67 डिग्री फारेनहाइट लोगे। इन तीनों में से कोई भी मान एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये तीनों ही क्या है, परम शून्य ताप। देखो इससे तो ये भी जब आएगा तो आपको केल्विन नहीं देगा, साथ में कंफ्यूज करेगा। और ज्यादातर इसके देने के चांस है, क्योंकि इनमें शून्य नहीं आ रहा और इसके नाम में शून्य आ रहा है, तो आप यहां कंफ्यूज होगे भी कौन सा मान है। तो आपको ध्यान रखना है, ये तीनों एक ही चीज है। परम शून्य ताप केल्विन में शून्य होता है, सेल्सियस में इनके मान ये होते हैं। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, इससे जुड़ी 2 बेसिक सी बातें और है, 2-3 वो देखो। वास्तव में -273.15 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर, से कम ताप पर सभी गैसें द्रवित हो जाती हैं, यानी वो अपने गैस रूप में रहती नहीं है। अपने तो किसकी स्टडी कर रहे थे, गैस की, पर वो अपने गैस रूप में रही नहीं। सभी इससे नीचे देखो, आपने पढ़ा होगा गर्म करने पर परमाणु दूर भागते हैं, और जब ठंडा करेंगे, टेम्परेचर लगातार कम कर रहे हैं अपने, तो ठंडा करने पर परमाणु क्या आएंगे, पास आएंगे। और पास आने पर जब गैस की तुलना में, जैसे गैस में परमाणु इस तरह से दूर दूर होते हैं, और जब परमाणु पास आ जाते हैं तो कौन सी अवस्था बन जाती है, द्रव। और ठंडा करने पर और पास आ जाते हैं तो कौन सी अवस्था बन जाती है, ठोस बन जाती है। ये मैं आपको लास्ट वीडियोस में कवर कर चुका हूं, और आगे अपने जब अवस्था की बात करेंगे तो वहां ये दोबारा आएगा। तो देखो दोस्तों, -273.15 डिग्री सेल्सियस से अगर अपने कम ताप लेते हैं तो सभी गैसें क्या होती है, द्रवित हो जाती हैं। अर्थात गैसों का आयतन जो है, अर्थात नहीं बोलेंगे, इससे कम ताप पर, इससे कम ताप मतलब 0 केल्विन, परम शून्य ताप की बात हो रही है, या -273.15 डिग्री सेल्सियस बोल सकता हूं, कोई भी बोल दो, एक ही तो बात है। इससे कम ताप पर गैसों का आयतन ऋणात्मक होने लगता है, ऋणात्मक होने लगता है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। इसलिए ताप का न्यूनतम मान 0 केल्विन ही हो सकता है, इससे कम नहीं, इससे कम अपने ताप नहीं ले सकते। यानी परम शून्य ताप जो है वो क्या है, किसी भी पदार्थ का न्यूनतम संभव ताप है। अर्थात परम शून्य ताप किसी भी पदार्थ का न्यूनतम संभव
ताप है। ये ध्यान रखना दोस्तों, सीधा पूछा जा सकता है किसी पदार्थ का न्यूनतम संभव ताप कितना है। 0 केल्विन, -273.15 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं अपने, -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं। यानी परम शून्य ताप से कम ताप किसी भी पदार्थ का नहीं हो सकता। देखो दोस्तों, रीट अभी 2017 में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था, उसने 4 ऑप्शन दिए आपको इस तरह से, -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री फ़ारेनहाइट, -8 केल्विन, -8 र्यूमर, इस तरह से आपको ऑप्शन दिए गए। तो देखो दोस्तों, सेल्सियस में तो मान जा सकता है ये आपको, क्योंकि देखो परम शून्य ताप माइनस में किस में नहीं हो सकता, केल्विन में नहीं हो सकता। केल्विन में 0 लिमिट आ जाती है, उससे नीचे नहीं जा सकता। बाकी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में तो हो ही सकता है। मैंने भी आपको बताया, ये भी माइनस में कितना जा सकता है परम शून्य ताप सेल्सियस में, -273.15 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितना जा सकता है, -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट जा सकता है। यानी ये पॉसिबल है, फ़ारेनहाइट में भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। देखो दोस्तों, पॉसिबल ये भी नहीं है, र्यूमर का मान 0 डिग्री र्यूमर तक ही हो सकता है, इससे नीचे मान र्यूमर का भी नहीं जा सकता। तो ये क्वेश्चन जो है विवादास्पद क्वेश्चन था, और इसमें एग्जाम कंडक्ट करवाने वालों ने इन दोनों को ही क्या माना गया, राइट आंसर माना गया था। यानी जिस बच्चे ने ये आंसर किया उसको भी नंबर मिले, और जिसने ये आंसर किया उसको भी ये नंबर मिले। हाँ, इन दोनों में से अगर ज्यादा बेस्ट आंसर की बात करें तो ज्यादा बेस्ट आंसर यही होगा, क्योंकि केल्विन में तो 0 केल्विन से नीचे हो ही नहीं सकता। हालांकि ये भी आंसर है, इसमें भी माइनस में जा नहीं सकता। दोनों ऑप्शन साथ में दे दिए थे, इसलिए दोनों ही आंसर माने गए थे। क्वेश्चन ये था भी निम्न में से कौन सा ताप संभव नहीं है, तो ये तो संभव है, ये भी संभव है, ये संभव नहीं है। 0 केल्विन से नीचे माइनस में मान नहीं जा सकता, और ये भी संभव नहीं है। और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी पदार्थ का न्यूनतम संभव ताप कितना है, तो कितना है, 0 केल्विन, या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस, या फिर -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये है दोस्तों परम शून्य ताप का कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे ताप की ओर। देखो दोस्तों, दूसरा ताप है त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। अब ये त्रिक बिंदु क्या है? वह ताप जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, ठोस द्रव गैस, तीनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में उपस्थित हो। ये साइंस वाले बच्चों ने तो रट रखी होती है डेफिनेशन। वह ताप जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में उपस्थित हो, पदार्थ का त्रिक बिंदु कहलाता है। पदार्थ का त्रिक बिंदु कहलाता है। यानी इसमें अपने को ये कहना चाह रहा है भी कोई पदार्थ है, उसका इतना ताप करें, अपने इतना उस पदार्थ को इतने ताप पर ले जाएं भी उस पदार्थ को अपने तीनों रूपों में देख सकें। यानी कुछ भाग उसका ठोस रूप में भी दिखाई दे अपने को, कुछ भाग उसका द्रव रूप में भी दिखाई दे, और कुछ भाग उसका गैस रूप में भी दिखाई दे। यानी तीनों चीजें आपस में इस तरह से परिवर्तनशील होगी। तीनों चीजें अपने को दिखाई देगी। ठोस किस में चेंज हो रहा होगा? द्रव में। द्रव किस में चेंज हो रहा होगा? कुछ ठोस में। द्रव किस में चेंज हो रहा होगा? गैस में। और गैस किस में चेंज हो रही होगी? द्रव में। ठोस किस में चेंज हो रहा होगा? गैस में। और गैस किस में चेंज हो रही होगी? ठोस में। यानी तीनों अवस्थाएं आपस में क्या हो रही होंगी? परिवर्तनशील हो रही होगी। पर पदार्थ में कोई एक निश्चित अवस्था दिखाई नहीं देगी। उस समय यानी इस बिंदु पर, यानी इस ताप पर तीनों अवस्थाएं आपको मिलेगी। यानी पदार्थ में जब वह ताप जिस पर तीनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में आ जाए, मतलब तीनों अवस्थाएं समान रूप से देखने में मिल रही है और आपस में परिवर्तनशील है, उस ताप को अपने क्या बोलेंगे? त्रिक बिंदु बोलेंगे। देखो दोस्तों, ठोस से द्रव में बदलना
क्या कहलाता है? ठोस का द्रव में बदलना गलन, द्रव का ठोस में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना गलन, द्रव का ठोस में बदलना हिमनन, यानी हिम बन जाती है, द्रव का गैस में बदलना वाष्पन, और गैस का द्रव में बदलना संघनन, ठोस का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन। अब आपको कमेंट में आंसर देना है भी गैस का ठोस में बदलना सीधा क्या कहलाता है। या आपने ये तो पढ़ रखा है भी ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। तो गैस का सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो दोस्तों, ये तो है पहली परिभाषा, यानी वह ताप जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं क्या हो, साम्य अवस्था में उपस्थित हो, उस ताप को अपने क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या कहती है? वह ताप जिस पर अवस्था परिवर्तन, वह ताप जिस पर पदार्थ के अवस्था परिवर्तन ग्राफ में गलन वक्र, मतलब गलन का जो ग्राफ है, लाइन जो आ रही है, गलन वक्र, वाष्पन वक्र, ऊर्ध्वपातन वक्र आपस में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन ग्राफ में गलन वक्र, वाष्पन वक्र, ऊर्ध्वपातन वक्र आपस में जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को पदार्थ का त्रिक बिंदु कहते हैं। दोस्तों इसलिए हटाया क्योंकि डेफिनेशन सेट नहीं होती, फिर लंबा लिखना पड़ता काफी। पदार्थ के अवस्था परिवर्तन ग्राफ में गलन वक्र, वाष्पन वक्र, ऊर्ध्वपातन वक्र आपस में जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को पदार्थ का क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं। ये अवस्था परिवर्तन वक्र एक दो वीडियो छोड़कर अपने सामने आगे आ जाएगा, वहां डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर भी थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं भी, जब अपने पदार्थ को गर्म करते हैं, जैसे इधर अपने ताप ले लेते हैं, इस तरफ ताप बढ़ रहा है, तो आपने देखा होगा दोस्तों, पहले पदार्थ जो है इस तरह से आपने ग्राफ देखा होगा एक, यहां पदार्थ कौन सी अवस्था में है? ठोस। थोड़ा सा ताप बढ़ा, ठोस के बाद कौन सी अवस्था आएगी? द्रव। द्रव का और ताप बढ़ा, कौन सी अवस्था आएगी? वाष्प। तो देखो दोस्तों, ठोस से सीधा ही वाष्प में आ गए तो ये रेखा किसको बता रही है? ऊर्ध्वपातन को। ठोस से द्रव में आ गए तो ये रेखा किसको बता रही है? गलन को। द्रव से वाष्प में आ गए तो रेखा किसको बता रही है? वाष्पन को। ये चीजें मैं आपको डिटेल में कवर करूंगा जब अपने अवस्था परिवर्तन वक्र के बारे में पढ़ेंगे। अभी अपने को ये देखना है भी ये रेखा तो किसको बता रही है? यहाँ पे ठोस से द्रव, ये बता रही है गलन वक्र को। ये किसको बता रहा है? इतना ठोस से वाष्प, ऊर्ध्वपातन को, ऊर्ध्वपातन वक्र को। और ये किसको बता रहा है? वाष्पन वक्र को। ये तीनों कहां मिल रहे हैं? यहां पर। तो ये क्या है? त्रिक बिंदु। ये क्या है? यानी ये जो ताप होगा ना, वो इस पदार्थ के लिए क्या होगा? त्रिक बिंदु होगा। इस पदार्थ के लिए क्या होगा? त्रिक बिंदु। इसको अपने डिटेल से कवर करेंगे आगे जब अपने अवस्था परिवर्तन की बात करेंगे। यहाँ तो बस मैंने आपको नॉर्मली एक बार दिखा दिया भी ये सिस्टम क्या है। अब देखो दोस्तों, इसके बारे में कुछ और बेसिक बात भी है। यह ताप को परिभाषित करता है, यह ताप को परिभाषित करता है, पहली चीज। दूसरी बात, यह पदार्थ का अद्वितीय गुण है। अद्वितीय का मतलब है भी हर पदार्थ के लिए कोई ना कोई त्रिक बिंदु होता ही है, कोई ना कोई मान होता ही है जहां पर ये तीनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में आ जाती हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है जल का त्रिक बिंदु, जो आपको याद रखना ही रखना है। जल का त्रिक बिंदु कितना है? 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन।
दोनों में से कोई भी दे सकता है। फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं आप, र्यूमर में भी चेंज कर सकते हैं। जल का अतिरिक्त बिंदु कितना है 0.01 डिग्री सेल्सियस, या फिर 273.16 केल्विन। यानी इस ताप पर जल जो है वो तीनों रूपों में मिलता है अपने को, यानी द्रव रूप में भी, और थोड़ी बहुत बर्फ यानी ठोस, और थोड़ी बहुत भाप यानी गैस रूप में भी मिलता है। एक चीज और है दोस्तों, आप CO2 का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। -56.6 डिग्री सेल्सियस आपको ध्यान रखना है CO2 का भी, क्योंकि CO2 का क्रांतिक ताप आगे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। एक कंसेप्ट और है दोस्तों, अपवाद है कौन, एक ही हीलियम। हीलियम जो है इसका त्रिक बिंदु ज्ञात नहीं है, त्रिक बिंदु ज्ञात नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये त्रिक बिंदु में एक अपवाद है। सब पदार्थों का त्रिक बिंदु होता है, मैंने लिखा है भी त्रिक बिंदु पदार्थ का एक अद्वितीय गुण है, पर एक ऐसा पदार्थ या गैस बोल सकते हैं, कौन सी है, हीलियम, जो कि अपवाद है, जिसका त्रिक बिंदु ज्ञात नहीं है। तो दोस्तों ये था त्रिक बिंदु से संबंधित कुछ बेसिक बातें। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। जो तीसरा ताप है इंपॉर्टेंट है, उस पे चलते हैं अपने, जिससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो दोस्तों, तीसरा ताप है क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, देखो दोस्तों ये है क्या चीज। देखो मैंने एक चीज बताई आपको भी, जैसे ये कौन सी अवस्था हुई जिसमें परमाणु एकदम पास पास होते हैं, ठोस अवस्था। थोड़ा गर्म किया, गर्म करने पर परमाणु दूर दूर भागे, कौन सी अवस्था में पहुंच गए, अपने द्रव अवस्था में। और गर्म किया, परमाणु और दूर दूर भागे, कौन सी अवस्था में पहुंच गए, अपने गैस अवस्था में। ये कंसेप्ट अपने पढ़ चुके हैं। अब देखो दोस्तों, अगर मैं इन परमाणुओं पर दाब बढ़ा दूं, यानी गैस के परमाणुओं पर दाब बढ़ाया जाए, तो ये परमाणु क्या होंगे, सारे पास पास आएंगे। और जब परमाणु पास पास आएंगे तो कौन सी अवस्था बन जाएगी, द्रव अवस्था। यानी जब गैस के परमाणुओं पर दाब बढ़ाया जाता है तो परमाणु पास पास आ जाते हैं, और कौन सी अवस्था बन जाती है, द्रव। और द्रव अवस्था को और दाब लगाया जाता है इस पर, तो कौन सी अवस्था बन सकती है, ठोस, जब इसका ताप कम कर दिया जाए। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई भी, गैस पर दाब लगाकर, दाब बढ़ाकर उसे किस में बदला जा सकता है, द्रव में बदला जा सकता है। पर दोस्तों एक ताप है, वह ताप जिस पर गैस का दाब चाहे कितना ही बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, परंतु गैस को द्रव अवस्था में बदला नहीं जा सकता हो, क्रांतिक ताप कहलाता है। क्रांतिक ताप कहलाता है किसका, उस गैस का, उस गैस का। तो देखो दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको बता दिया अभी, दाब बढ़ाने पर, गैस का अगर दाब बढ़ाएंगे तो किसमें बदल सकती है, द्रव अवस्था में। पर देखो दोस्तों, हर पदार्थ के लिए एक ताप होता है, अगर अपने उस ताप पर पहुंच जाएं तो आप भले कितना ही गैस का दाब बढ़ाते रहना, दाब बढ़ाने पर आपका ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा। यानी दाब बढ़ाने पर गैस किस अवस्था में नहीं आ पाएगी, द्रव अवस्था में नहीं आ पाएगी। उस स्पेशल ताप को क्या कहते हैं, अपने क्रांतिक ताप। यानी वह ताप जिस पर आप चाहे कितना दाब बढ़ा दो, दाब बढ़ाने से गैस को आप किसमें नहीं बदल सकते, द्रव अवस्था में नहीं बदल सकते। उस ताप को अपने क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। और इस ताप के संगत गैस का दाब, क्रांतिक दाब और
गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है, क्रांतिक आयतन कहलाता है। तो देखो दोस्तों तीनों वर्ड क्लियर हो गए होंगे भी। वह ताप जिस पर मैं गैस का दाब चाहे कितना ही बढ़ा दूं, गैस को द्रव अवस्था में नहीं बदल सकता, उस ताप को क्या कहेंगे? क्रांतिक ताप। और इस ताप पर जो गैस का दाब होगा उसे क्या बोलेंगे? क्रांतिक दाब। और इस पर जो गैस का आयतन होगा उसे क्या बोलेंगे? क्रांतिक आयतन बोलेंगे। अब देखो दोस्तों आपको जो याद रखना है भी, CO2 का क्रांतिक ताप कितना है? एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये। CO2 का क्रांतिक ताप कितना है? -31.1 डिग्री सेल्सियस। और ऑक्सीजन का कितना है? ध्यान रखना है दोस्तों आपको, -118.6 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। CO2 का क्रांतिक ताप कितना है? माइनस में नहीं है दोस्तों, ये प्लस में है। CO2 का क्रांतिक ताप कितना है? 31.1 डिग्री सेल्सियस। और ऑक्सीजन का कितना है? -118.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये है दोस्तों क्रांतिक ताप से रिलेटेड सारे कंसेप्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इनसे जुड़े सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर करवाने की कोशिश की है। अगले टॉपिक में अपने पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के ताप मापियों के बारे में, उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।